अब आ जाइए वारंट्स पे। वारंट और जो समन्स है उसमें आपने ध्यान रखना, समन्स के हमने डिस्कस किया 2 प्रतियां होती हैं, लेकिन वारंट की कितनी प्रतियां होती हैं? 1 प्रति होती है। ये क्वेश्चन भी आता है 70 सीआरपीसी। और जो नॉन अवेलेबल वारंट है वो कौन सी धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? कि जो नॉन अवेलेबल वारंट है वो 70 सीआरपीसी के अंतर्गत जो है वो जारी किया जाता है। अब बोलता है 70 सीआरपीसी की कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति को के खिलाफ जो है गिरफ्तारी जो वारंट है वो जारी कर सकेगा। गिरफ्तारी वारंट में जारी करने वाले व्यक्ति के मतलब कोर्ट के हस्ताक्षर होंगे, स्टैंप लगी होगी, ठीक है। और वो वारंट तब तक जारी रहेगा, 2 स्थितियां हैं, एक एग्जीक्यूशन, एक कैंसलेशन। वारंट एक बार जारी हो गया तो वो 2 स्थितियों तक जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। या तो एग्जीक्यूट हो जाए, एग्जीक्यूट कैसे होगा? वारंट एग्जीक्यूट कैसे होगा? अरे वारंट तो एनबीडब्ल्यू है ना, तो बंदे की अरेस्ट हो गई तो क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गया। और अगर कैंसिल कर दिया गया वारंट तब भी जो है उसका टाइम पीरियड उसका पूरा मान लिया जाता है, ठीक है। एक वारंट एक बार जारी हो गया तो वो उसको या तो एग्जीक्यूट होगा तब समाप्त माना जाएगा, या फिर जब वो कैंसिल किया गया तब उसको समाप्त माना जाएगा। वारंट जो है, जो सेक्शन बोलती है सीआरपीसी की, जब अदालत किसी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करता है तो वो लिखित में देगा। ये भी पूछ सकता है आपको कि क्या वारंट ऑरली हो सकता है, मौखिक हो सकता है? तो मौखिक नहीं होगा, कैसे होगा? लिखित होगा, ठीक है। और वारंट पर जो है अदालत के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। अब ये पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? अदालत के जज या मजिस्ट्रेट जो भी होंगे, ठीक है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और साथ में क्या होगी? उनकी सील लगी होगी, ठीक है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने किया होगा तो उसमें क्या होगा? यहां सिग्नेचर होंगे, यहां लिखा होगा एडिशनल सेशन जज, ठीक है। लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? तो ये सील होगी उसकी, ठीक है। ये है वारंट के बारे में क्वेश्चन है यही। ये वारंट कब तक वैध रहता है? जब तक हमने डिस्कस कर लिया, या तो एग्जीक्यूट ना कर लिया जाए या कैंसिल ना हो जाए, रद्द ना हो जाए, ठीक है। 72 गिरफ्तारी वारंट किसको भेजा जा सकता है? गिरफ्तारी वारंट किसको भेजा जा सकता है? सेक्शन 72 सीआरपीसी। गिरफ्तारी का वारंट आमतौर पर किसको दिया जाना चाहिए? अरेस्ट करने के लिए किसको बोलना चाहिए? पुलिस ऑफिसर को कहा जाना चाहिए। लेकिन न्यायालय अगर चाहे, जल्दी है, किसी को गिरफ्तार करना है और पुलिस ऑफिसर वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो किसी अन्य व्यक्ति को भी आदेश दे सकता है वारंट को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। सेक्शन 72 बोलता है गिरफ्तारी का वारंट आमतौर पर एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को भेजा जा सकता है। लेकिन अगर वारंट को तुरंत लागू करवाना हो, एग्जीक्यूट करवाना हो, तो पुलिस अधिकारी अगर उपलब्ध ना हो तो अदालत किसी अन्य व्यक्ति को भी जो है वारंट दे सकती है, ठीक है। जब किसी वारंट को एक से अधिक पुलिस ऑफिसर्स को दिया जाता है, देखिए अगर सपोज कर लो वारंट पे लिखा है यहां पे टू एसएचओ कांगड़ा देहरा, 2 को लिख दिया है कि आप इस वारंट की एग्जीक्यूशन करें, तो एसएचओ कांगड़ा भी कर देंगे तब भी चल जाएगा और एसएचओ देहरा भी कर देंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। यहां पे लिखा जाए एसपी डीएसपी एसएचओ, एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर हो गए ना, अदरवाइज तो एक आदमी के नाम पे वारंट होता है कि आप जो है अधिकारी फलाने जो एसएचओ हैं आप उसको एग्जीक्यूट करें, इस व्यक्ति को गिरफ्तार करें। वारंट में कॉमन जैसी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, वारंट में होता क्या है? ऊपर लिखा होता है एनबीडब्ल्यू, यहां पे अगर बाय द वे अवेलेबल वारंट है तो एन काट दिया होता है। देखा है ना किसी ने? ये देखा नहीं किसी ने? यहां पर 2 करके लिखा होता है नीचे एसएचओ, प्लेस कहां का एसएचओ है? यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू अरेस्ट मिस्टर एबीसी रेजिडेंट ऑफ XYZ इन कनेक्शन, वो डिटेल आ गई केस की। नीचे यहां पे सिग्नेचर होंगे जज साहब के और स्टैंप लगी होगी। क्लियर है? ये वारंट है और वारंट की एक कॉपी होती है। और जब इसकी सर्विस हो जाएगी
तो जब एग्जीक्यूट हो गया, आपने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, तो ओरिजिनल वारंट जो है वो न्यायालय में जमा हो जाता है। ठीक है। जब अगर सपोज कर लीजिए, बोलता है कि साधारणतः एक पुलिस ऑफिसर को ही कहा जाएगा अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट ने 2 या 3 पुलिस कर्मचारियों को कह दिया है कि आप अरेस्ट कीजिए, तो इनमें से अगर एक पुलिस कर्मचारी अरेस्ट कर लेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी कोई वहां आना जरूरी है, एक कर लेगा वो भी सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। 74, 73 हमने कर लिया ना। 3 तो सिलेबस में है नहीं है ना। 74 बोलता है पुलिस अधिकारी को भेजे गए वारंट की प्रक्रिया। अगर कोई गिरफ्तारी वारंट किसी एक पुलिस अधिकारी को भेजा जाता है, वारंट कितने किस्म के होते हैं? ये उस सेक्शन जो नहीं थी उसमें बताना था ना। जो जमानती वारंट होता है उसमें क्या होता है? आप व्यक्ति को गिरफ्तार करोगे और उसको मुचलके पे और जमानतनामे पे छोड़ दोगे, ठीक है, वो क्या हो गया? जमानती वारंट हो गया। और जब गैर जमानती आया, गिरफ्तारी वारंट आया, तो उसमें क्या होगा? गिरफ्तार करोगे और फिर क्या करोगे? उसको मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करोगे, उसको आप जमानत पे नहीं छोड़ सकते। क्लियर है? आगे चले। वारंट कितने प्रकार के होते हैं? जमानती और जमानती में क्या होता है? आप क्या करते हो? बॉन्ड भरवा के और उसको जमानत, उसका जो बेल बॉन्ड भरवा के उसको छोड़ देते हो। और नॉन अवेलेबल में गिरफ्तार करते हो और कहां पेश करते हो? मैजिस्ट्रेट के पास पेश करते हो। ठीक है। सेक्शन 74 बोलता है सीआरपीसी का कि अगर जो वारंट है वो एसएचओ को एड्रेस्ड है, यहां पर लिखा है एसएचओ मतलब एक अधिकारी को एड्रेस्ड है, तो अगर उसकी जगह दूसरा अधिकारी उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, उसका निष्पादन कर लेगा, तो वो गलत नहीं है, प्रोसीजरल। कैसे बताता हूं। वारंट यहां पर किसके नाम पे जारी है? एसएचओ को डायरेक्शन दी गई है कि आप मिस्टर XYZ को अरेस्ट कर लीजिए। एसएचओ क्या करते हैं? अपने से अधीनस्थ सब इंस्पेक्टर को बोलते हैं, यहां पे इंडोर्समेंट करते हैं, और मिस्टर ABC SI for NA एज पर लॉ। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो लिखा इंडोर्समेंट, क्या बोलेंगे? इंडोर्समेंट। ठीक है। समझ आया? नहीं आया समझ? यहां पर जो वारंट था, ये जो वारंट है किसके नाम पे काटा गया है? एसएचओ को कहा गया है कि आप मिस्टर XYZ को अरेस्ट कर लीजिए। एसएचओ साहब तो बिजी होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं उनके पास, तो एसएचओ साहब स्वयं तो जाएंगे नहीं ना अरेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? अपने से अधीनस्थ किसी अधिकारी को डायरेक्शन दे देंगे कि आप जाइए और गिरफ्तार कीजिए। ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखते हैं? मिस्टर ABC, उसका नाम, SI जो भी होगा फॉर NA मतलब नेसेसरी एक्शन। ठीक है। तो ये जो उसने लिखा है इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। और जब किसी वारंट में इंडोर्समेंट हो गई तो ये माना जाएगा कि जो निचला दूसरे वाला पुलिस अधिकारी है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो अरेस्ट करेगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है। 74 बोलता है कि ये प्रोसीजर जो है वो अपनाया जाएगा कि किसी पुलिस ऑफिसर के नाम पे अगर वारंट लिखा गया है तो वो अपने जूनियर को भी अगर बोल दे। देखिए मैक्सिमम वारंट कई बार एसएचओ के नाम पे होता है या किसी एसपी को डायरेक्ट किया होता है कि आप कीजिए, तो एसपी साहब स्वयं तो जाते नहीं ना अरेस्ट करने के लिए, अपने से किसी जूनियर को भेजेंगे, तो वो जो जूनियर को भेजने का जो काम है उसको इंडोर्समेंट कहते हैं। 75 सीआरपीसी बोलता है कि जब भी किसी गिरफ्तारी वारंट की तामील किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी तो वो वारंट का सार उस व्यक्ति को बताएगा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहा है। ठीक है। उसको बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे मैं फलाना सब इंस्पेक्टर हूं, मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूं, मुझे फलाने न्यायालय ने भेजा हुआ है, ये वारंट है आपके नाम का, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है। इसको बोलते हैं वारंट का सार बताना उसको गिरफ्तारी हेतु। तो ये इसमें आता है 75
सीआरपीसी में, और यदि वह मांग करता है तो उसको वारंट दिखाया भी जाएगा। पहले आपने सार बताया, और अगर वो बोलता है कि वारंट दिखाओ तो उसको वारंट दिखाया भी जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, कोई डाउट किसी को? क्लियर है? 76, गिरफ्तार व्यक्ति को बिना देरी के न्यायालय में प्रस्तुत करना। कल भी हमने ये सेक्शन में पढ़ा था। कल कौन सी सेक्शन में पढ़ा था भैया? अरे भूल गए, 57 सीआरपीसी में पढ़ा था। ठीक है, वहां पे हमने कैसे क्या किया था? बिना वारंट के गिरफ्तार किया था। ठीक है, और यहां पे हमने वारंट के साथ गिरफ्तार किया है। तो सेक्शन कौन सा है? 76 सीआरपीसी, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? जब भी किसी व्यक्ति को, यहां पर लिखा है 76 सीआरपीसी में, गिरफ्तार व्यक्ति को बिना देरी के न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी व्यक्ति को जब भी किसी व्यक्ति को वारंट के साथ गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस अधिकारी या अन्य संबंधित अधिकारी जो उसको गिरफ्तार कर रहा है, बिना देरी के, बिना आवश्यक देरी के उस व्यक्ति को कहां प्रस्तुत करेगा? न्यायालय के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और किसी भी सूरत में यह समय 24 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 57 और 76, मैंने कल जब हमने 57 डिस्कस की थी तो मैंने क्या कहा था कि हम बिना वारंट के गिरफ्तार कर रहे हैं। जब हम वारंट के साथ गिरफ्तार करेंगे तो आपको सेपरेटली बता दिया जाएगा। तो 76 में वारंट के साथ गिरफ्तार किया जा रहा है। एक चीज और हमने कल पढ़ा था कि जब किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब किसी को बिना वारंट के वारंट के साथ गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए जाते। कारण 75 में आपने एक्सट्रैक्ट बता दिया ना वारंट का उसको, तो जब एक्सट्रैक्ट आपने बता दिया तो उसमें सब कुछ लिखा पड़ा है। ठीक है, ग्राउंड्स भी लिखे हैं, सारी कहानी है, तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉ मेकर्स जो थे वो क्या है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। ठीक है, एक बार किसी व्यक्ति का वारंट जारी हो गया तो भारत में कहीं भी उसकी गिरफ्तारी संभव है। कल हमने डिस्कस भी किया था ये कि एक बार किसी व्यक्ति का वारंट जारी हो गया तो उसको आप वारंट के साथ भारत के किसी भी कोने में गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या विदेश में कर सकते हैं? कल डिस्कस किया था, विदेश में गिरफ्तार कर लोगे? हम नहीं जा सकते वहां पे गिरफ्तार करने के लिए। क्या करना होगा? आरसीएन कहा था हमने, रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है। ठीक है, और फिर उसको वहां पर डिटेन करके एक्स्ट्राडिशन के जरिए लाया जाता है, वो एक अलग प्रोसीजर है। 77 सीआरपीसी में कहा गया है गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान पर तामील किया जा सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है तो उसे देश के किसी भी कोने में जाकर गिरफ्तार किया जा सकता है, ये बोलता है 77। ठीक है, सेक्शन 78 सीआरपीसी बोलता है कि जहां पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वो स्थान जिस मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है उसके जुडिक्शन में नहीं आता। सपोज कर लो ये मैजिस्ट्रेट हैं, इनका जुडिक्शन यहां तक है और व्यक्ति को गिरफ्तार करना है यहां पे, और ये विद इन इंडियन टेरिटरी है, भारत में है ये। ठीक है, तो वो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे जिन्होंने वारंट जारी किया? अगर तो अपने जुडिक्शन में होते तब तो एसएचओ को बोल देते ना कि गिरफ्तार करो। ठीक है, और अगर बाहर दूसरे किसी की जुडिक्शन में करना है तो क्या करना है? 78 बोलता है कि अदालत अपने क्षेत्र के किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश देने की बजाय, अपने एसएचओ को नहीं बोलेंगे, नॉर्मली ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में यहां पर एसएचओ को नहीं बोलेंगे कि आप जाओ और वहां से किसी को गिरफ्तार करके ले आओ। तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? वहां के जिस क्षेत्र में गिरफ्तारी की जानी है वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को वो वारंट भेज सकते हैं तामील के लिए। अब देखिए वहां पे अगर यहां पर मजिस्ट्रेट ने वारंट भेज दिया यहां के एसपी को, तो एसपी खुद जाएंगे क्या अरेस्ट करने के लिए? खुद तो नहीं जाएंगे,
तो वो अपने से किसी जूनियर को मार्क करेंगे वो वारंट, तो उसको इंडोर्समेंट बोलेंगे। ठीक है, तो सेक्शन बोलता है कि वहां पर जब एसपी को या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या कमिश्नर को किसी को इन्होंने वारंट भेज दिया है तो वो इंडोर्स करके उसको जो है एग्जीक्यूट करवाएंगे। एग्जीक्यूट समझते हैं ना, एग्जीक्यूट क्या होगा इसमें? गिरफ्तारी। वारंट की एग्जीक्यूशन कैसे होती है? गिरफ्तारी से। ऐसी स्थिति में वारंट भेजने वाली अदालत को उस व्यक्ति के खिलाफ मूल जानकारी भेजनी होगी, डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होंगे कि क्या उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ना चाहिए, कि जब भी 81 सीआरपीसी में कार्रवाई होगी तो वो फैसला ले सकें कि वो जमानत पर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 78 सीआरपीसी। उसके बाद क्या है सिलेबस में? 79 सीआरपीसी। ये क्लियर हो गया। मैजिस्ट्रेट की अपने जुडिक्शन में मुलजिम नहीं रहता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मुलजिम रहता है, तो वो अपने एसएचओ को नहीं बोलेंगे कि जा भाई तू उड़ीसा से आप जो है अरेस्ट करके ले आओ। वो क्या बोलेंगे? उड़ीसा के किसी मैजिस्ट्रेट को लिख देंगे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लिख देंगे, एसपी को लिख देंगे या कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिख देंगे कि आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार करें, और वो अधिकारी एंडोर्स करेंगे अपने से जूनियर अधिकारी को और गिरफ्तार करके उसको प्रस्तुत करेंगे। कहां प्रस्तुत करेंगे? फिर जहां से वारंट जारी हुआ है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन वो आएंगे ट्रांजिट रिमांड लेके, वो आगे डिस्कस कर लेंगे हम। अब देखिए, इसने पहले उसमें बोला कि नॉर्मली नहीं बोलेगा। सेक्शन 78 में क्या बोला कि जुडिक्शन से बाहर जाने के लिए अपने एसएचओ को नहीं कहेगा, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में अगर कभी भेजना होगा एसएचओ को जुडिक्शन से बाहर तो प्रोसीजर हमें बताता है सेक्शन 79 सीआरपीसी। क्या बोलता है कि जब भी, सेक्शन क्या बोलता है, जो लैंग्वेज है सेक्शन की, क्षेत्राधिकार से बाहर गिरफ्तारी वारंट को पुलिस अधिकारी द्वारा तामील करना। यदि किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि गिरफ्तारी वारंट अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर लागू किया जाना है, पहले कहां एग्जीक्यूट कर रहे थे? मैजिस्ट्रेट अपनी आउट ऑफ जुडिक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्ट वहां भेज रहा था, लेकिन इस केस में क्या किया मैजिस्ट्रेट ने? अपने पुलिस ऑफिसर को कह दिया कि आप जुडिक्शन से बाहर जाके एग्जीक्यूट करो। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? अब वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? तो सामान्य रूप से वह पुलिस ऑफिसर उस क्षेत्र के, देखिए फॉर एग्जांपल मैजिस्ट्रेट हैं कांगड़ा के, एसएचओ कांगड़ा को बोलते हैं कि आप जाइए और चंडीगढ़ में जाके इसको किसी को गिरफ्तार करके लाइए वारंट के साथ। अब एसएचओ कांगड़ा क्या करेंगे? वारंट की कॉपी लेंगे, मतलब वारंट लेंगे, कॉपी तो क्या वारंट को ही लेंगे। ठीक है, और यहां पर चंडीगढ़ के या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे या फिर एसएचओ के पास चले जाएंगे या फिर एसडीपीओ के पास, उससे ऊपर रैंक के ऑफिसर के पास चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? एक तो पहले वहां पर उनका अराइवल हो जाएगा पुलिस टीम का। ठीक है, और अराइवल होगा तो वहां पे जाके अपना वारंट दिखाएंगे कि हम लोग जेन्युइन पुलिस हैं और जेन्युइन आदमी को उठाने के लिए आए हैं। ठीक है, और वारंट जब दिखाया वहां पे, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसएचओ और एसडीपीओ कौन से हैं भाई साहब? चंडीगढ़ वाले हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? सिग्नेचर करेंगे इस पे और उसको चेक करेंगे कि वारंट ओरिजिनल है, पुलिस ओरिजिनल है, सिग्नेचर करेंगे। और यहां पे जो अपना ऑफिसर गया है, कहां से गया है? कांगड़ा से गया है, तो उसको बोलेंगे एसएचओ कांगड़ा डू एज पर लॉ। ठीक है, क्लियर है? ये चीज लिखेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे? ये जो चीज हुई है इंडोर्समेंट, क्या बोलेंगे? इंडोर्समेंट। ठीक है, क्लियर है? अब आगे क्या बोलता है? देखिए लॉ इतना ब्यूटीफुल है कि कई बार बोलता है कि ठीक है, यहां पे एसएचओ को बोला कि वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर एसएचओ के पास या एसडीपीओ के पास जाके आप रिक्वेस्ट करेंगे और वो इंडोर्स करेंगे और आपका लीगल हो जाएगा। ये क्यों हुआ? किसी की दूसरे की जुडिक्शन में जाके आपको वारंट की तामील करनी है। लेकिन बोलता है कि कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, सिचुएशन इतनी खराब है कि आपको लगता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसएचओ या एसडीपीओ को पास जाने से वो मुलजिम भाग सकता है जिसके नाम पे वारंट जारी हुआ है, तो आप क्या करोगे?
आप डायरेक्टली जाके भी उसको अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कानून हमेशा एक हाथ से देता है और दूसरे हाथ से वापस ले लेता है। क्लियर है? तो ये था हमारा सेक्शन 79 बोलता है, सेक्शन का सबसेक्शन 3 बोलता है कि सबसेक्शन 2 नहीं मैंने आपको पढ़ाया, मतलब बोल दिया मैंने, समझा दिया, लेकिन सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ा देता हूं। जब मजिस्ट्रेट वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वारंट पर उसका नाम लिख देता है, किसका नाम लिख देता है? एसएचओ कांगड़ा का नाम लिख देता है, ठीक है, लिख देता है, तो ये इंडोर्समेंट उस पुलिस अधिकारी को वारंट तामील करने का पूरा अधिकार देती है। फिर क्या अधिकार देती है? जुडिक्शन से बाहर जाके अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देती है। ठीक है, और उसके बाद सबसेक्शन 3 में यदि ऐसे लगता है कि इंडोर्समेंट प्राप्त करने के लिए देर होने के कारण वारंट तामील करना मुश्किल हो जाएगा, तो संबंधित पुलिस अधिकारी बिना इंडोर्समेंट के भी उस वारंट को क्षेत्राधिकार से बाहर किसी भी स्थान पर तुरंत तामील कर सकता है। क्लियर है? मैं जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, एसएचओ या एसडीपीओ के पास, अदरवाइज समय नहीं है तो डायरेक्ट भी जा सकता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ये जो आपने पकड़ी है उससे ज्यादा बेहतर सिंपल भाषा इसमें है, मतलब खुद ही बोलूंगा मैं, आपने तो बोलना नहीं किसी ने। ठीक है, आगे चलें। सेक्शन 80 सीआरपीसी बोरिंग तो नहीं है? बोरिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने थाने का मुंह नहीं देखा कभी। अगर कोई थाने में रहा है तो उसके लिए इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आ जाओ वापस, शाबाश। सेक्शन 80 सीआरपीसी बोलता है कि जब भी वारंट का निष्पादन आउट ऑफ जुडिक्शन करना होगा, मतलब अधिकार क्षेत्र से बाहर किया जाएगा, तो अगर अधिकार, देखिए इधर देख लीजिए, ये मैजिस्ट्रेट हैं, इन्होंने वारंट जारी किया है और ये हमें मतलब पंजाब के बॉर्डर के हैं, सपोज कर लीजिए ये बद्दी के हैं, बद्दी के मैजिस्ट्रेट हैं, बद्दी के मैजिस्ट्रेट वारंट जारी करते हैं, तो पंजाब के बॉर्डर में 28 किलोमीटर के बाद जो बद्दी वाले एसएचओ हैं वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लेते हैं। कितने किलोमीटर में? 28 किलोमीटर में। तो मैंने कल बोला था आपको कि आउट ऑफ स्टेट जाएंगे तो हम लोग ट्रांजिट रिमांड लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर वारंट के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, और ये जो डिस्टेंस है गिरफ्तारी का, मैजिस्ट्रेट से लेके गिरफ्तारी वाला स्थान, मैजिस्ट्रेट से लेके गिरफ्तारी वाला स्थान 30 किलोमीटर से कम है, तो उस मुलजिम को कहां पेश किया जाएगा? अपने मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर? ठीक है। वारंट जारी किया बद्दी के न्यायालय ने, ठीक है, और कहा कि आप ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार करके लाइए जो पंजाब में है, और बद्दी के न्यायालय से 28 किलोमीटर की दूरी पर उस जो मुलजिम है उसका घर है। बद्दी के एसएचओ जाते हैं और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और अरेस्ट करके उसको कहां प्रस्तुत करना होगा? हमने बात की थी कि जब भी आउट ऑफ स्टेट गिरफ्तार किया जाता है तो ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने बात, दूसरी चीज है, सेक्शन जो है 80 भी बोलती है कि जब आप यहां पे कोई मैजिस्ट्रेट वारंट जारी करते हैं और 30 किलोमीटर की परिधि से बाहर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, परिधि कौन सी? मैजिस्ट्रेट का ऑफिस, 30 किलोमीटर के बाहर अगर उसको अरेस्ट किया जाता है, चाहे वो अपनी स्टेट में हो चाहे किसी भी स्टेट में, तो जो 30 किलोमीटर के बाद जो एरिया शुरू होता है वहां के एसपी के पास या सीपी के पास या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास उसको प्रस्तुत किया जाएगा। किसको प्रस्तुत किया जाएगा? जिसके नाम का वारंट है, ठीक है। अब ये बात आती है कि वो 30 किलोमीटर से बाहर अगर जाके अरेस्ट करेगा तो एसपी को या फिर सीपी को या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने 28 किलोमीटर के रेडियस, 30 किलोमीटर के रेडियस से अंदर से गिरफ्तार किया है तो अपने ही मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होगा। क्लियर है? अब नहीं है क्लियर? कोई डाउट किसी को है? अभी भी डाउट? चाहे कहीं भी गया हो, ठीक है। आप अगर वारंट के साथ गिरफ्तार कर रहे हो और 30 किलोमीटर से नीचे वाला एरिया है तो आप वापस अपने मैजिस्ट्रेट के पास ही प्रस्तुत करोगे। सेक्शन सुन लो एक बार, शायद आपको समझ आ जाए। सेक्शन 80 सीआरपीसी बोलता है जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, ध्यान से सुन लेना,
जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है उसकी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किसी जिले की अदालत द्वारा जारी किया गया है और उस वारंट को किसी दूसरे जिले में एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को सामान्य रूप में उस जिले के कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के पास जो है प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये कोई डाउट किसी को? लेकिन बोलता है ये नहीं किया जाएगा अगर वारंट जारी करने वाली अदालत का दफ्तर गिरफ्तारी की जगह से 30 किलोमीटर के भीतर हो, पहली कंडीशन, और उस अदालत का दफ्तर गिरफ्तारी की जगह वाले मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की तुलना में नजदीक हो। नहीं समझ आया? नहीं, अब आ गया समझ? दोबारा एक छोटा सा 2 मिनट लेता हूं क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होगी जब तक समझ नहीं आएगा। यह है आपका कांगड़ा। कांगड़ा के मजिस्ट्रेट वारंट जारी करते हैं कि आप मंडी का कोई लड़का जो है उसको अरेस्ट करके लाइए। ठीक है, क्लियर है? अब कांगड़ा की पुलिस टीम जाती है मंडी में गिरफ्तार करने के लिए, ये जो बॉर्डर है, ठीक है, यहां पे चली गई। अब पुलिस का क्या फर्ज बनता था कि जो मंडी में अगर किसी को गिरफ्तार किया तो यहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी या सीपी अगर होते, कमिश्नरेट सिस्टम होता, तो यहां पर प्रस्तुत किया जाता उसको, व्यक्ति को, और वो आदेश देते कि अपने मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ, बात खत्म हो जाती है। क्लियर है? क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर यहां पे पेश करना है। लेकिन बोलता है कि ये कंडीशन जरूरी नहीं है, ये वाली कंडीशन जरूरी नहीं है अगर इस स्थान की और इस स्थान की दूरी 30 किलोमीटर से कम है। ठीक है, मजिस्ट्रेट, वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट और गिरफ्तारी वाले स्थान की दूरी 30 किलोमीटर से कम है तो कहां पेश किया जाएगा? अपने मजिस्ट्रेट के पास ही पेश किया जाएगा। दूसरी चीज बोलता है कि मंडी में आप किसी ऐसी जगह पर गिरफ्तार करते हो जहां से इस एसपी का ऑफिस या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑफिस और इस मजिस्ट्रेट का ऑफिस, इस मजिस्ट्रेट का ऑफिस पास में पड़ता है, इसका दूर पड़ता है, तब कहां पे पेश किया जाएगा? अपने वाले के पास, मतलब जो पास रहेगा वहां पर उसको प्रस्तुत किया जाएगा। अभी कोई डाउट इसमें? पक्का क्लियर है? तो सेक्शन 80 तक जो है हमारा हो गया है। उसके बाद हम अभी शुरू करेंगे सेक्शन 81 तो है नहीं सिलेबस में। 82 प्रोक्लामेशन शुरू करेंगे हम लोग कल। प्रोक्लामेशन में से हमने जो फर्स्ट डे हमने शुरू किया था तो उस टाइम हमने कर लिया था, प्रोक्लामेशन किया था कि नहीं किया था? ठीक है, तो कल हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि हम लोग कल 100 तक पहुंच जाएं, और उसके बाद हमें जो है कितने 3 दिन में 4 दिन में सिलेबस भी खत्म करना है। हो जाएगा? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वाले सब्सक्राइब नहीं करते भाई, इनको बोलो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।